नमस्कार। आपको आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे युवा से जिन्होंने हर मुद्दे पे, जब भी शोषण का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दा हो, जब से राज्य बना है, ये राज्य आंदोलनकारी भी हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने शानदार मुद्दे उठाए हैं, लोगों को न्याय दिलाया है। और इस समय एक सबसे बड़ा जो चर्चित मुद्दा है वो है जो पेपर लीक हुआ है, उसमें इनके क्या विचार हैं, ये कितना बड़ा इशू है जो न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में चर्चित हो गया है और पूरे उत्तराखंड का नाम इससे एक बदनाम हुआ है। इसके बारे में हम जुगरान जी से बात करेंगे। जुगरान साहब नमस्कार। जुगरान साहब, ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में इस समय? तो हम तो व्यापम की बात करते थे, मध्य प्रदेश में इसकी बात करते थे, छोटे से राज्य में क्या क्या हो गया है? देखिए, इससे ज़्यादा अफसोसजनक, चिंताजनक, दुर्भाग्यपूर्ण कोई समाचार नहीं हो सकता जो कि वर्तमान में 1 महीने पहले उत्तराखंड की जनता के संज्ञान में आया। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि राज्य सरकार ने इस पर तत्परता जो दिखाई, मुकदमा कायम करने के जो आदेश दिए और एसटीएफ की जो अब तक की कार्रवाई है वो मैं 100% तो नहीं कहूँगा, पर फिर भी संतोषजनक प्रतीत होती है। मेरा व्यक्तिगत स्पष्ट मत है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, इस राज्य सरकार का स्पष्ट मत है कि जो ऑनगोइंग इंक्वायरी एसटीएफ कर रहा है, अगर ये पूर्ण रूप से रिजल्ट्स परिणाम नहीं दे पाती है, बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ पाती है, यहाँ की जो जड़ है इस पेपर लीक नौकरी बेचने वाले गिरोह का, बड़े स्तर पर छोटी मछलियाँ हाकिम सिंह जैसे प्यादे तो पकड़े जाएंगे और पकड़े गए हैं, लेकिन हाकिम सिंह जैसे प्यादे पकड़े जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इनको चलाने वाले जो हाकिम हैं, जो मालिक लोग हैं, जो बड़े सरगना हैं, वो जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, कहेंगे ना कि जड़ जो है, जब तक वो जड़ का हम एक एक रेशा साफ करके, मिट्टी को समतल करके, जड़ को खींच के साफ करके, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर जड़ में से इतना सा भी क्या कहते हैं रेशा बचा रहेगा, तो फिर खाद पानी मिलके, धूप मिलके ये फिर पनपेंगे और अगले साल फिर पनप जाएंगे। इसलिए आज जो परसेप्शन, धारणा उत्तराखंड के नौजवान के अंदर ये बनी है कि यार पोस्टें जो हैं, सरकारी नौकरियां बिक रही हैं, पता नहीं 10 साल से बिक रही हैं कि 12 साल से बिक रही हैं कि 15 साल से बिक रही हैं, लेकिन ये जो बड़ा झंडा फोड़ ये जो हुआ इस पेपर लीकेज गिरोह के कारण, जो इस गवर्नमेंट सेटअप में हुआ, आयोग के अध्यक्ष भी मुखर होकर सामने आए और कई गिरफ्तारियां भी हुई, इसके तार जो हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी दिख रहे हैं। तो कोई ये खाली हाकिम सिंह जैसा छोटे प्यादे का काम नहीं है, ये सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, टेक्निकल, ब्रोकर्स, दलाल, इनकी जो बड़ी जो चेन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश का तालमेल, ये बहुत गहरा मामला है। और हम सब का, मेरा व्यक्तिगत विशेष रूप से यह मत है और सुदृढ़ मत है कि अगर ये जो ऑनगोइंग इंक्वायरी है, अगर ये पूरे रिजल्ट्स परिणाम नहीं दे पाती है, हमको बहुत बड़ी सर्वोच्च इंक्वायरी के पे जाना होगा, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो, पॉलिटिकल संरक्षण देने वाले लोग एक्सपोज हों, जेल भेजे जाएं, ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी जेल भेजे जाएं, अगर कोई मीडिया से जुड़ा आदमी है, इस मामले में इन्वॉल्व है, जेल भेजा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और उत्तराखंड के ऊपर जो ये बदनुमा दाग लगा है इस छोटी सी स्टेट के अंदर, जिसके बारे में ये पूरे देश के अंदर ये धारणा थी कि उत्तराखंड एक जो है बहुत ईमानदार, सहज, सरल, मेहनत कश लोगों का स्टेट है। ये बात तो अभी भी सही है कि आम जनता सहज, सरल, ईमानदार है, भोली है, मेहनती है, परिश्रमी है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, पॉलिटिकल सेटअप है, आपके टेक्निकली जो लोग बैठे हुए हैं, जो जांच एजेंसियां तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन कोचिंग सेंटर्स हैं, ये एक सिस्टम के अंदर जो एक गिरोह, एक माफिया, एक कॉकस है, इसको पूरी तरह से एक्सपोज करने के लिए आने वाले दिनों में अगर कोई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से भी इसकी जांच कराई जाए
तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम चाहते हैं कि पटापेक्ष होना चाहिए और भविष्य में 30 साल तक उत्तराखंड के अंदर एक भी ऐसा मामला किसी की जवान पर या मीडिया खोज के भी निकाले तो निकलना नहीं चाहिए। ये विराम लगाने का समय है, अन्यथा जो उत्तराखंड को ये दीमक और घुन चाट के खा रहे हैं, ये उत्तराखंड को बिल्कुल खंडर कर देंगे। खंडर बनने की प्रक्रिया में उत्तराखंड 22 वर्षों से है और काफ़ी खोखला हुआ है, लेकिन अब जब उजागर हो रही हैं चीज़ें तो हमको इसको जड़ से कुचलना है। और हमने इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करी है, आगे भी करेंगे। तो गवर्नमेंट का मत भी लगभग वही है जो मेरा मत है, मेरी पार्टी का मत भी लगभग वही है जो मेरा मत व्यक्तिगत मत है। और ये ऑनगोइंग इंक्वायरी अगर कोई बहुत कॉन्क्रीट रिजल्ट्स निकालते हुए बड़े मगरमच्छों तक नहीं पहुंचेगी तो डेफिनेटली हमारे विकल्प खुले हैं, सरकार के विकल्प खुले हैं कि हम बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी को इस सारे घालमेल की पिछले 12 वर्षों के अंदर उत्तराखंड के अंदर यूकेएसएससी ने जो भी एग्ज़ाम कराए उस पर जांच बैठनी चाहिए। अगर हम खाली यूकेएसएससी को पकड़ लेंगे तो यूबीटीआर भी पकड़ में आएगा, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम्स कराए वो भी पकड़ में आएंगे, पूरा चैनल उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी पकड़ में आएगी और उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग यह भी पकड़ में आएगा। क्योंकि दूध का धुला कोई नहीं है, कहीं 1% तो कहीं 2% और कोई 5 और 7 और 8% तक जो है गड़बड़ियां हुई हैं। हम लोगों ने नज़रअंदाज किया है प्रीवियसली इन गड़बड़ियों को, इसलिए आज खामियाजा भुगत रहे। क्या ऐसा नहीं लगता है जिस तरह भंडाफोड़ हो रहा है, जिस तरह उसके मेंबर ही खुल के बाहर आ गए, उन्होंने कहा जी पूरा घपला हुआ है, हम कहते रहे हैं। और बाकायदा एक 17 में 16 में एक एग्ज़ाम एग्जाम हुए थे, जो 35 लड़के जो पास हुए थे वो दोबारा बैठे ही नहीं, और जिसने टॉप किया था वो फेल हो गया उसके। तो ये इसका मतलब इतने बड़े लेवल पे हो रहा था, आज तक ये क्यों चुप रहा होगा? क्यों लोगों ने, ये सब पता तो सबको है, पढ़ने वाले बच्चे भी कहते थे, ये भी कहते थे, आज तक क्यों हुआ होगा? इतना बड़ा कॉकस था क्या इसका? जी हाँ, आपने जो जिक्र किया 2016 का, और इसकी सुगबुगाहट और चर्चा हम भी सुनते थे, लेकिन क्या होता था, एक इशू आया, कुछ दिन चला, हमने भी ध्यान केंद्रित किया और उसके बाद उससे बड़ा कोई इशू आ गया, फिर उससे बड़ा कोई इशू आ गया, हम लोग सब उधर की तरफ दौड़े सरपट भागे जाते थे और उन इश्यूज़ को एड्रेस करते थे। लेकिन अगर 2016 में ही अंकुश लग गया होता तो क्रश हो जाता, सब सचेत हो जाते, आज वाली घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर, मैं इसको दल विशेष को इंगित नहीं करूंगा, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, उत्तराखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर, यानी जो भी संस्थाएं उत्तराखंड को संचालित कर रही हैं, कहीं ना कहीं झोल, लेकुनाज, लापरवाही, असंवेदनशीलता और किसी स्तर पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और संरक्षण भी इन लोगों को कहीं ना कहीं मिलता रहा है। इसलिए जो नाम आए भी, एक्सपोज भी हुए और वो इंक्वायरीज में भी निकल के आए, वो दब गए और सनह लोगों को विस्मृति हो गई। लेकिन अब विस्मृति अगर हम करेंगे तो हमेशा उत्तराखंड के साथ हम बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं, अपने साथ अन्याय करना जा रहे हैं, इस देवभूमि की 1 करोड़ 10, 12, 15 लाख जनता के साथ अन्याय करने जा रहे हैं। और देश का जो नौजवान है, उत्तराखंड का जो युवा है, उसको हम यह धारणा बन रही है उसके मन में कि नौकरी मेहनत से नहीं, परिश्रम से नहीं, पढ़ के नहीं, अध्ययन से नहीं, पैसे से मिल रही है, नौकरियां बिक रही हैं। यह धारणा परिवर्तित करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा उनका विश्वास कायम करने की आवश्यकता है इन संस्थाओं में, चाहे वो यूकेएसएससी हो या तमाम भर्ती एजेंसियां जो उत्तराखंड के अंदर हैं। क्या आपको जिस तरह ये खुल रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, इससे तो लगता है कि सबसे छोटे राज्य में ये देश का सबसे बड़ा घपला हो सकता है? हाँ, देखिए, उत्तराखंड 13 जनपद, 13 डीएम, सभी जगह एक चीफ सेक्रेटरी होता है। यहाँ फिंगर टिप्स में, उंगलियों में गवर्नमेंट को या प्रतिपक्ष को या सिस्टम को ये मालूम होता है फलां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितना बेईमान है, फलां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितना चोर है, फलानी एजेंसी क्या कर रही है। तो फिंगर टिप्स में छोटा सी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई उत्तराखंड के अंदर यह सब कुछ चल रहा है। और अगर इस पे अंकुश नहीं लगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बिरादरी है, जो सत्ता चलाती है, उसके संज्ञान में था।
कहीं पर जानबूझकर, कहीं पर अनजाने में, कहीं पर लापरवाह, कहीं पर असंवेदनशील, कहीं पर अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन न करना और कहीं पर संविधान की ली हुई शपथ से बिल्कुल मुकर जाने की जैसी बात हुई है। इसीलिए आज ये मुझे लगता है कि हो ना हो, हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा स्टेट में है, 5 सांसद हैं, 13 जनपद हैं, 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है। भले ही नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमसे बहुत छोटे हैं, हिमाचल भी पॉपुलेशन में थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी अगर पॉपुलेशन के अनुपात में, जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल के अनुपात में देखा जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े घपले भर्तियों में हुए हैं उसमें एक बड़ा घपला उत्तराखंड के अंदर भी ये पकड़ के आएगा। पिछले 10 सालों में जो भी हुआ है, चाहे वो 1% घपला हुआ, चाहे 2 या 5 या 7, लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क तो लग ही गया। अच्छा ये बताइए, जिन लोगों को, जो मेहनती बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, जिनका हक मारा गया, उनका कोई गुनाह नहीं था, उनको कैसे कोई कंपनसेट करने का कोई तरीका होगा गवर्नमेंट के पास? वो कंपनसेट हो, नहीं तो उनके तो जीवन बर्बाद हो गया, आधा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कई लोग बहुत परेशान हैं, दिमागी हालत ख़राब हो गई है उनका। इनके बारे में क्या कुछ हो सकता है? हमारी न्याय व्यवस्था ये कहती है और अनादिकाल से सनातन समय से यह कहा जाता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक सही आदमी, ईमानदार आदमी को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही इन अभ्यर्थियों के साथ है जिन्होंने मेहनत, परिश्रम के बल पे अपने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, चयन हो गया, रिज़ल्ट्स या अवेटेड हैं या फिर रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं। इनके लिए हमें व्यवस्था ये निकालनी होगी कि जो बिल्कुल पाक साफ़ हैं उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर करिए, जो एंटीने में, रडार में आ रहे हैं, जो स्पष्ट देखे जा रहे हैं, उनको, उनके साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ भी स्ट्रांगली पेश आना चाहिएगा, कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उस रिज़ल्ट्स को होल्ड करिए, उतने संख्या के पद को जो है फ्रीज कर दीजिए। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से परिश्रम करके जो है क्वालिफाई किया है, चयनित हुए हैं, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। एक सीमा देख लीजिए कि 2% गड़बड़ी हुई है, 4% या 5%, 10% तक भी अगर गड़बड़ी हुई है तो 90% वालों के साथ अन्याय क्यों? यह डिमांड मजबूती के साथ और यह सुझाव, और ये तार्किक है, तर्कसंगत है, सिस्टम में फेथ बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए जो हमारे यहाँ न्याय पद्धति है वो यही कहती है 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक ईमानदार आदमी को जो है सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसी लाइन पे काम होना चाहिए, इसी लाइन पे काम होगा, ऐसी हम आशा ही कर सकते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जब से राज्य बना, हाँ, फॉर्म भरे जाते हैं, 100 सीटें होती है, 1 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं जी, और उसके बाद होता क्या है कि 5-5 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं। जी, हाँ, कई बच्चों के एज ओवर हो जाती है, 100 लड़के निकलने हैं, तो जो इतने लड़के जो अप्लाई करते हैं उनकी तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। क्या इस छोटे राज्य में ये नहीं होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर एग्ज़ाम हो के उनको कम से कम, आप बाकी लोग तो खुले रहेंगे, जब 6-6 साल तक, 5-5 साल, 4-4 साल तक कोचिंग करेंगे तो इससे कोचिंग माफिया इतना मजबूत हो गया है कि इतने लाखों बच्चों का पूरा पैसा, खेत बिक गए हैं और कोचिंग माफिया बड़ा हो गया जो ये काम कर रहा है। क्या ऐसा नहीं है उत्तराखंड में? निश्चित रूप में ऐसा हुआ है। जब 5 साल से पीसीएस की परीक्षा नहीं हुई तो रविंद्र जुगरान जैसे एक सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर, एक एक्टिविस्ट को उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि 5 वर्ष से पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तब माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार और आयोग से जवाब तलब किया। उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ और जो हमारे प्रथम इस समय दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार ने उसका संज्ञान लिया और मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने पहली मर्तबा शपथ ग्रहण करने के 4 माह के भीतर ही अध्याचन जो है भिजवाए अपना लोक सेवा आयोग को, और फिर एग्ज़ाम का एडवर्टीज़मेंट निकला। होना ये चाहिए, 1 वर्ष, हर वर्ष एग्ज़ाम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के अंदर भी हर बार पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। पीसीएस का ही क्यों, हर जो विभाग है, एक तो एडवर्टीज़मेंट से लेके फाइनल सिलेक्शन का मैक्सिमम 1.5 वर्ष का ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। यहाँ परिपाटी ये बन गई कि एडवर्टीज़मेंट के बाद ज्वाइनिंग तक 3.5 और 4 वर्ष का एवरेज आ रहा है।
कोचिंग संस्थान वाले फल फूल रहे हैं, लड़कों की उम्र निकल रही है, अवसाद में, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और कई परीक्षाओं में तो ऐसा हुआ, एडवर्टीजमेंट हो गया, पैसा जमा कर दिया, फॉर्म फिलअप हो गया और 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए, यही नहीं पता चला कि परीक्षा भी अभी होगी या नहीं होगी, सरकार के खाते में वो पैसा जमा है। तो निश्चित रूप में मैं इंगित करना चाहूँगा, इस समय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जैसे कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, ऑनेस्ट, जानकार, अनुभवी, संवेदनशील लोगों को अगर अन्य भर्ती एजेंसियों की कमान दे दी जाए, समय पे परीक्षाएं होंगी, समय पे रिजल्ट्स निकलेंगे, समय पे ज्वाइनिंग होगी, पारदर्शिता बनी रहेगी। क्योंकि हमने डॉक्टर राकेश कुमार जी की वर्किंग को उत्तराखंड शासन में देखा है और उनके जैसे गिने चुने ही आईएएस अफसर यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं सबको मालूम है। तो डॉक्टर राकेश कुमार जैसे लोगों को अन्य भर्ती एजेंसियों की कमान दी जानी चाहिए। इस समय ये लगता है जितने पकड़े गए हैं, ये कोई पीआरडी का है, कोई छोटा वो है, कोई इतना बड़ा घपला, और लोग इंगित भी कर रहे हैं कि अब क्या आपको ये लगता है कि एसटीएफ उन तक पहुंच सकता है, पहुंचेगा? देखिए, एसटीएफ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक जांच एजेंसी है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स कितने भी ईमानदार हो, अन्य भी सिस्टम के अंदर पक्ष होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो विपक्ष भी होता है। और उत्तराखंड के अंदर पक्ष और विपक्ष की हमजोली किसी से छुपी नहीं है। पिछले 22 वर्षों में बहुत ज़्यादा अगर कहेंगे तो हो सकता है कि कभी बीजेपी बहुत आक्रामक हो गई हो, कांग्रेस कभी नहीं हुई हो, या कभी कांग्रेस बहुत आक्रामक हो गई हो, भाजपा न हो पाई हो। तो उत्तराखंड में जो 22 वर्षों में अगर देखा गया है, सतह पे, व्यवहार में, प्रैक्टिकल, अपनी फटी आंखों से सबने देखा है, तो पक्ष विपक्ष में जो है एक फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रही है। और अब तो कांग्रेस जो है पूरा ही समाप्त इसलिए है कि उनके यहाँ जितने गलत तरीके के लोग हैं बहुत घबरा रहे हैं, कहीं ईडी ना बैठ जाए, कहीं सीबीआई ना उनको पकड़ ले, या कोई और जांच एजेंसी उनके पीछे ना पड़ जाए। तो अब तो वो पूरा का पूरा मामला ही रस्मदाई के लिए उठाते हैं और अगले दिन जो है सरकार के दरबार में यह कह के आ जाते हैं कि साहब हमने तो देखिए फॉर्मेलिटी के लिए उठाया है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि आपका जो मूल प्रश्न था, एसटीएफ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एसटीएफ ऊंचे तक वहाँ तक पहुँच एसटीएफ पाएगा? राज्य सरकार के अंडर एक जांच एजेंसी है। कोई एसटीएफ का ऑफिसर कितना भी ऑनेस्ट हो, या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स कितना भी ऑनेस्ट क्यों ना हो, लेकिन एसटीएफ की अपनी सीमाएं हैं। क्या वो अपने डीजीपी से सवाल कर लेगा? उनके जब स्टेट का डीजीपी ऑनर आदरणीय अशोक कुमार जी, जिनको ये मालूम ही नहीं कि किसके घर रुकना है, किसके रिजॉर्ट में रुकना है, अरे आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं है, एलआईयू इनपुट नहीं है, क्या आपको आपके ज़िले के एसएसपी ने नहीं बताया था कि हाकिम सिंह जो है, जिसका सांकरी में रिजॉर्ट है, वो जो है क्या कहते हैं इन सब का धंधों में इन्वॉल्व है? तो डीजीपी साहब जब इतने अनभिज्ञ थे, तो क्या एसटीएफ का कोई एसपी क्या डीजीपी से सवाल कर लेगा? एसटीएफ का कोई अधिकारी क्या लोग ये राज्य यूकेएससीसी के चेयरमैन से सवाल कर लेगा? तो एसटीएफ एक एजेंसी है, वो अपना काम बेहतरीन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े पॉलिटिकल लोगों से, बड़े अफसर से, बड़े आईएएस आईपीएस अफसर से या आईएफएस अफसर से वो सवाल करने में 10 बार सोचेंगे। इसलिए हम सब का मंतव्य ये है, हमारा मन बन रहा है, स्टेट का मन ये बन रहा है कि बड़ी जांच एजेंसी को इसकी जिम्मेवारी दी जाए। अन्यथा कब जो है रुकावट आ जाएगी, व्यवधान हो जाएगा, अभी तक ठीक चल रहा है, आगे भी इसी गति से चलेगा, ये 100% नहीं कहा जा सकता। तो क्या आप भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, क्या आप मानते हैं कि इसका बड़ी एजेंसी तो सीबीआई है? क्या देखिए, सीबीआई को जाना चाहिए? निश्चित रूप में यह मामला बड़ी एजेंसी को जाना चाहिए। इस स्टेट के नागरिक होने के नाते, बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते, और सबसे बड़ी बात कि सत्ताधारी दल की पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, आज भारतीय जनता पार्टी को जो पुनः प्रचंड जनादेश उत्तराखंड की जनता ने इस विश्वास के साथ कायम दे के किया है कि हमको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता के साथ काम करना है, हमारी जिम्मेवारी, हमारा दायित्व है, हमको अपने दायित्व बोध का निर्वहन करना है। पार्टी भी ऐसा ही सोचती है, गवर्नमेंट में भी यही बात चल रही है, क्योंकि अभी तक एसटीएफ ने रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस किए हैं। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस, सारे विकल्प खुले हैं, विकल्प कोई बंद नहीं है, और बेहतर होगा कि समय रहते
हम इसको बड़ी एजेंसी को इस सारे मामले को दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुगरान जी। धन्यवाद। मुझे लगता है आप पहाड़ की आवाज़ हैं, और अगर सत्ता में रह के पहाड़ की आवाज़ आ रही है तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ होगा। और वो बेचारे जो पहाड़ों में खेत बेच के, होश पढ़ के, लिख के, और उसके बाद भी बैकडोर से ऐसे लोग आ रहे हैं, वो रुकेंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।